हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा हम सैंपल पेपर नंबर 2 जो कि क्लास 10 की सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुके थे। आज हम जो है अपना सेक्शन ई स्टार्ट करेंगे जो है केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन। मैं आपको बता चुका हूं कि 3 केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आने एग्जाम के अंदर 36, 37, 38। 4 मार्क्स का एक होगा, 4 3 जा 12। 12 मार्क्स तुम्हारे बहुत इजी वे में आ सकते हैं जिसमें मेहनत कम है और मार्क्स ज्यादा है, लेकिन उन केस बेस्ड स्टडीज में आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है जो आपका ये 36 क्वेश्चन है बेटा। 36 क्वेश्चन के अंदर जो आपको बताया गया है, यहां पर बोला गया है कि कोई 3 सोसाइटी है ए बी सी, और इन तीनों सोसाइटी के जो अंदर पर्सन है वो एक ही बिल्डिंग के अंदर वर्किंग है, उनका ऑफिस एक ही जगह है। कहां पर? यहां ओ पर, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0। मैंने यहां पर ए बी सी तीनों सोसाइटी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। तो तीनों सोसाइटी के कोऑर्डिनेट्स जो आपको यहां पर दिए गए हैं, ये कोऑर्डिनेट, ये इन्होंने क्या किया, तीनों ने, जो तीनों पर्सन यहां से आते हैं, कि इन्होंने कार पुलिंग यानी कि एक किराए पर, रेंट पर कार ली, जो कि इनको डेली ऑफिस तक, ये एक जगह मिलते, ऑफिस तक छोड़ के आती है और ऑफिस से वापस सोसाइटी में छोड़ती। इन्होंने क्या किया, इनका जो डिसीजन था वो इसलिए था ताकि जो है तीनों शेयरिंग में टैक्सी ले सके और खर्चा हमारा कम हो सके। जैसे कि फ्यूल का खर्चा है, टोल टैक्स का खर्चा है, या और भी चीजें हैं। तो आपको इस फिगर को ऑब्जर्व करके बेटा और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा गया है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का डिस्टेंस। तो 1 में स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन, ध्यान से देखेंगे। आपसे पूछा गया है डिस्टेंस किसका? बीसी का। तो बेटा कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो 7 चैप्टर याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वही फॉर्मूला लगेगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं बात कर रहा हूं बी की और सी की, तो बी के और सी के ही कोऑर्डिनेट देखने हैं। यहां पर मैं इसको x1 y1 मान लेता हूं, यहां इसको x2 y2 मान लेता हूं। यहां पर मैंने लिखा x2, तो x2 हमारा 6 था, x1 हमारा 2 था, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, y2 हमारा 2 था, y1 हमारा 6 था, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया, 6 से 2 गया, 4 बच गया स्क्वायर, ये आपका माइनस का 4 बच गया स्क्वायर। और यहां पर बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर हम 16 और 4 जो 16 प्लस 16 अंडर रूट 32 यूनिट्स जो है यहां डिस्टेंस निकल गया बीसी पॉइंट का। तो पहले वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया अपना, 1 मार्क पक्का हो गया। नेक्स्ट पे आ गया बेटा हम। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है कि इफ भाविन एंड चैतन्या प्लान टू मीट एट द क्लब सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बीसी। ये बी और सी इन दोनों पॉइंट के ऊपर दो आदमी रहते हैं, जिसका एक का नाम जो है भाविन है, एक का नाम है चैतन्या। दोनों ने जो है क्या डिसाइड किया कि हम कहीं मिड पॉइंट बीच में मिलते हैं कैफे के ऊपर कॉफी पीने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है यहां पर क्वेश्चन में कि जहां पर ये मिल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो कहने का मतलब जो है, मेरे को क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है बच्चों। और किसका? जहां से वो पर्सन आ रहे हैं, बी से और सी से। तो बी सी का जब मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो किस तरीके से निकलेगा? एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। थोड़ा सा सामने ध्यान दे लो, बातें छोड़ दो। तो यहां पर x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस 6 बाई 2 प्लस करके 8 बाई 2 आ गया, कट करके 4 आ गया। अगर मैं यहां पर y निकालूंगा, फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहां पर y1 मेरे पास 6 है, y2 मेरे पास 2 है, तो 6 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस करके ऊपर 8 बाई 2 और ये आ गया आपका 4। तो यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स बने, वो कोऑर्डिनेट्स कौन से है, कहां पर मिलेंगे, वो मिलेंगे 4,4 के ऊपर। सेकंड वाला पार्ट जो आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 में जो बोला गया है बच्चों, इसने बोला है विच सोसाइटी इज द फार्थेस्ट फ्रॉम द ऑफिस। इस ऑफिस से कौन सा सोसाइटी सबसे ज्यादा दूर है? तो हमें तीनों का डिस्टेंस निकाल के देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ज्यादा दूर कौन सी है। इसके अलावा ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
फ्रॉम द ऑफिस, उस सोसाइटी का आपको डिस्टेंस भी बताना ऑफिस से। तो आप तीनों का ही डिस्टेंस निकाल के देखेंगे इसमें, किसका, ओ, ये ओ है, ये ओ है और ये सी है, ओ ए ओ बी। तो अगर मैं यहां पर निकालूंगा ओ ए, तो वैसे देखने में सबसे ज्यादा दूर ओ सी लग रही है ना, ओ सी तो लग रही है सबसे ज्यादा दूर, सबसे ज्यादा दूर यही है, ये तो पास में ही है। तो जो सीधा मैं ओ सी निकाल लेता हूं यहां पर, तो ओ सी या सी सोसाइटी लिखिए, सोसाइटी सी इज द फारथेस्ट फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस से सबसे ज्यादा दूर कौन सी है, सी सोसाइटी है। तो सी सोसाइटी तो यानी आपको ओ और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम निकालेंगे डिस्टेंस ओ सी। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, अगर मैं ओसी की बात कर रहा हूं तो कोऑर्डिनेट ओ के सी के लेंगे। तो ये x1 y1 लिया था मैंने, इसको अब x2 y2 ले लीजिए। तो ये आपका आ गया 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 ही है ना, बिल्कुल ठीक है। अब ये आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और आपका आंसर आ गया 40 अंडर रूट 40 आपका आंसर आ गया यूनिट्स। तो ये वो डिस्टेंस है जो आपका सबसे ज्यादा दूर सोसाइटी थी उसका डिस्टेंस। इसी का एक और पार्ट और है बेटा, वो देख लीजिए। और पार्ट में बोला है आउट ऑफ बी एंड सी, बी और सी में से जो नियरेस्ट सोसाइटी है वो कौन सी है, बी और सी में से ऑफिस से पास में सारा सोसाइटी ये है या ये है, तो बी है ना। तो यहां पर इसका और वाला ऑप्शन है ये, तो हम लिख देंगे, बातें नहीं बिल्कुल सामने ध्यान, सोसाइटी बी इज नियर टू ऑफिस। और इसमें भी इसका क्या पूछ लिया बेटा, डिस्टेंस पूछ लिया। तो हम इसका डिस्टेंस निकाल देते हैं, किसका, बी का और ओ का। तो डिस्टेंस ओ बी, फॉर्मूला आपको मालूम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा स्पीडली लिख रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा। अब बेटा कोऑर्डिनेट इनके लेने हैं तो 0 6 0 2, तो यहां पर 0 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 2, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, बिल्कुल सेम आंसर आया आपका। 40 यूनिट्स ही इसका डिस्टेंस है, लेकिन 40 यूनिट डिस्टेंस है तो इसका मतलब तो ये फार होनी चाहिए थी। तो हमें निकाल के देखना पड़ेगा बेटा फिर इसमें, फारटेस्ट जो है सी, तो ये 40 आ रहा था, ये भी 40 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल ही है। तो हम ज्यादा दूर पास नहीं बता सकते, हमें ए से निकाल के देखना पड़ेगा इसमें। तो यहां पर एक बार ए से निकाल के और देखना पड़ेगा बेटा ओ ए, तभी क्लियर होगा ये। तो डिस्टेंस ओ ए और देख लीजिए। अब मैं ओ ए यहां निकालूंगा तो सीधी वैल्यू रख रहा हूं मैं 0405, तो 04 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 स्क्वायर 16 प्लस में 25, ये आपका अंडर रूट 41 आ गया। बिल्कुल, तो सबसे फारटेस्ट जो है ना बेटा वो ए है, सी नहीं है। और नियरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो नियरेस्ट सी भी हो सकता है और बी भी, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो ये आपके जो है आंसर्स आपके आ गए। क्वेश्चन आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है एक वाटर स्प्रिंकलर लगा हुआ है। वाटर स्प्रिंकलर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि फील्ड्स के अंदर लगता है, एग्रीकल्चर के काम में भी आता है, जो स्पोर्ट्स फील्ड होती है उसके अंदर भी यूज किया जाता है। तो यहां पर जो ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है बेटा वो यहां लगा हुआ है, और वो 21 मीटर तक जो है वाटर को स्प्रेड करता है, पानी को फैलाता है 21 मीटर तक। इसके अलावा जो इसके अंदर एंगल दिया गया है, तो एंगल इसमें डायरेक्ट 80 डिग्री नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है अ वाटर स्प्रिंकलर इज सेट टू शूट अ स्ट्रीम ऑफ वाटर डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर। तो 21 मीटर तो डिस्टेंस निकाल लिया मैंने, एंड रोटेट थ्रू एन एंगल, और एक एंगल पर रोटेट होता है, ये घूमता है, विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10।
इसने बोला है कि जो थीटा है वो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनमें दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो अगर उनमें से एक एंगल 10 दिया गया है मेरे को क्वेश्चन में, तो दूसरा एंगल क्या निकलेगा 80, क्योंकि 10 प्लस 80 90 बनता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है यहां पर 80। क्लियर? क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में जो स्प्रिंकलर है इसको देख के क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया बेटा व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है इन द टर्म ऑफ आर्क लेंथ। एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसने डाल दिया इन टर्म ऑफ आर्क लेंथ। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। लेकिन यहां पर आपको डायरेक्ट मतलब आपसे नंबर्स नहीं पूछे गए हैं, आपसे ये नहीं बोला गया है कि इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन में पूछा गया एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, और एरिया ऑफ सेक्टर जो निकालेंगे उसको किस में चेंज करना है? हमें चेंज करना है टर्म ऑफ आर्क लेंथ, यानी कि जब मैं आर्क यहां पे कौन सी है? आर्क की है बेटा। तो लेंथ ऑफ आर्क जब मैं निकालता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, यही होता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको टर्म में करने के लिए या इसको वो फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर थीटा अपॉन 360 मैंने क्या किया पाई, और आर को मैं यहां दो बार अलग अलग लिख सकता हूं क्योंकि मल्टीप्लाई होकर तो सेम ही बनेगा, आर स्क्वायर बना दिया। उसके बाद यहां पर मैंने लिख दिया थीटा अपॉन 360। अब जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 180, जो इसने बोला है, कुणाल बोल रहा है। एक्चुअल में फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। उस 2 से 360 को कट करके 180 बनाया गया है। ओके, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर अपनी तरफ से 2 रिप्लेस करता हूं, मतलब इसके अंदर प्लेस करता हूं, मैं अपनी तरफ से 2 इसके अंदर लगाता हूं, मैं ऐड करता हूं, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा इसको। जो नंबर हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं वो माइनस भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है। ओके, ये आ गया, और ये आपका आर का आर आ गया। तो आपका आंसर क्या बना इसमें, ध्यान से देखिए, यहां पर ये यहां से लेके यहां तक तो बन गया लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, और ये आर अपॉन 2 मैंने लिख दिया, यही आपका आंसर है। बस यही बताना था आपको कि अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालूंगा तो उसको लेंथ ऑफ आर्क के एरिया में कैसे बदलूंगा, ये क्वेश्चन था पहला। समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में जो आपसे पूछा गया है देखते हैं। इसमें पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द वाटर रीजन इन द टर्म ऑफ पाई। सेकंड में पूछ लिया एरिया ऑफ वाटर रीजन, तो यहां पर इसका मतलब वो वाला एरिया जहां पर पानी छिड़का जा रहा है, वाटर दिया जा रहा है। तो ये एरिया बेटा वो जहां पर पानी दिया जा रहा है। तो ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया ना। तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा मेरे को निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि आपको इन पाई की टर्म में निकालना है एरिया। तो यानी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई की जगह पाई ही रखना है आपको। तो यहां पर आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360, और ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा हमारे पास 80 है अपॉन 360, ये आपका पाई को पाई ही रखूंगा मैं बिकॉज पाई की टर्म में निकालना, और रेडियस था 21 का स्क्वायर, और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। कैंसिल कर लीजिए, 4 2 जा 4 9 जा, ये आपका आ गया 2 पाई बाय 9, और ये आपका आ गया 441 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आगे समझ में? और करना चाहो आगे तो मल्टीप्लाई कर लो, इसमें से मल्टीप्लाई करके पाई लिख देना। ये कर देता हूं मैं, 2 1 जा 2 8 जा 2 4 जा 8 2 4 जा 8 9 पाई, ये लो जी,
ये आपका आंसर निकाल दिया पाई की टर्म ने। क्लियर, समझ आ गया? ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा हम। थर्ड पार्ट के अंदर जो बोला गया है, थर्ड वाले पार्ट में आपसे पूछ लिया बेटा कि अगर इफ द सर्कल्स रेडियस चेंज टू 28, अब यहां पर रेडियस बच्चों चेंज करके 28 मीटर ले ली गई है, तो आपको फाइंड द एंगल थीटा बताना है। तो एंगल थीटा क्या होगा अगर एरिया अभी भी सेम है? तो क्वेश्चन क्या है दोबारा देख लेना। यहां पर रेडियस चेंज कर दी गई है, 28 मीटर बना दी गई है रेडियस, 28 मीटर रेडियस बना दी, लेकिन रेडियस के बढ़ने से एरिया चेंज नहीं हुआ है, एरिया वही है जो हमें गिवन है। ओके, तो आप ये बता दो कि 28 है तो थीटा क्या होगा। तो कहने का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर विद न्यू रेडियस, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला किसका? न्यू रेडियस के साथ, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर विद ओल्ड रेडियस, पुरानी रेडियस के साथ। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेडियस चेंज कर दी गई है, थीटा आपको निकालना है, लेकिन रेडियस चेंज करने से एरिया चेंज नहीं हुआ है। तो यहां पर फॉर्मूला मैं बनाता हूं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यहां पर बड़ा आर, मैंने इसको जो है कैपिटल आर ले लेता हूं मैं। ओके, और यहां पर थीटा अपॉन 360 और ये आपका आ गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो 360 से 360 कट कर दिया मैंने, यहां पर थीटा चेंज है तो इसको मैं थीटा डैश लगा लेता हूं। ओके, थीटा हमें निकालना है यहां पर, पाई से बेटा पाई कैंसिल हो गया, अब जो है ये बच गया यहां पर थीटा डैश, और जो बड़ी रेडियस थी वो 28 का स्क्वायर आ गया, 28 स्क्वायर, साफ लिख देता हूं ताकि क्लियर दिखाई दे आपको। और यहां पर थीटा मेरे को 80 गिवन है बच्चों, और रेडियस मेरे को कितनी गिवन है? रेडियस मेरे को गिवन है 21 का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब हम करना स्टार्ट करते हैं, आगे देख लीजिए, सोल्व करते हैं इसको। यहां पर 28 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो थीटा हमारा डैश इक्वल्स टू 80, और 21 को 21 से किया 441 आ गया बेटा, 441, और यहां पर ये 28 का 184, मैंने यहां पर इसकी पावर ओपन करके तब लेके गया हूं मैं नीचे। अब कैंसिल कर लीजिए इसको, 8 8 जा बिल्कुल 8 10 जा, एंड 8 9 जा 72, 6 बच गया, 8 8 जा 64, और देख लीजिए कहीं कैंसिल हो रहा है तो यहां पर अगर कैंसिल मैं करूं तो ये आपका 3 1 जा, ये आ गया 3 4 जा, 3 से हो रहा है, 3 जा 9 नहीं हो रहा है, तो ये आपका आ गया 4410 अपॉन, नीचे लिख देता हूं 4410, 10 से मल्टीप्लाई करके 0 लग गई, अपॉन में 98। अगर बेटा इसको अगर आप और सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर लेना, अदरवाइज थीटा यही है इसका। ठीक है, थीटा डैश पूछा था हमने, जो है थीटा डैश निकाल दिया। समझ आ रहा है क्वेश्चन? स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, अब इस थर्ड का ही एक और पार्ट है बच्चों, और इस और पार्ट के अंदर पूछा गया है कि अगर यहां पर रेडियस चेंज करके 28 कर दी जाए, यानी कि रेडियस 28 मीटर कर दी गई है, और एंगल रिमेन सेम, थीटा सेम है, थीटा आपका सेम ही है, थीटा आपका 80 डिग्री है, तो आपको बताना है कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, कितना एरिया बढ़ा। भाई रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी तो बढ़ेगा, सही बात है ना? तो आपको यहां निकालना बच्चों इंक्रीजिंग एरिया। तो यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इधर कर देता हूं लाइन को। देखिए, आपको निकालना है इंक्रीज एरिया, तो इंक्रीज एरिया क्या निकालेंगे बेटा? एरिया ऑफ न्यू सेक्टर, न्यू सेक्टर के एरिया में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ओल्ड सेक्टर। अब यहां पर सेक्टर चेंज हो चुका है बेटा, पहले ये ओल्ड सेक्टर था 21 मीटर वाला, अब जो 28 मीटर वाला आ गया सेक्टर। ठीक है, तो यहां पर करना स्टार्ट करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो सेम ही होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360, ये आ गया पाई, ये बिग आर ले ली मैंने, आर स्क्वायर, ये आ गया थीटा अपॉन 360 पाई, ये स्मॉल आर स्क्वायर,
दोनों में थीटा अपॉन 360 और पाई कॉमन है, बाहर लिया, ये बच गया बिग आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर। अब वैल्यू रखिए, थीटा मेरे पास 80 अपॉन 360, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 है, और यहां पर बिग रेडियस जो आपकी 28 का स्क्वायर, स्मॉल रेडियस थी आपकी क्या 21 का स्क्वायर, और मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 0 से 0 कट हो गया बेटा, 4 2 जा 4 9 जा, 22 2 जा 44, और 9 7 जा 63, और ये आपका आ गया बेटा 784 माइनस में 441 मीटर स्क्वेयर। ये आपका आ गया 44/63, यहां मल्टीप्लाई है, माइनस करके 4 से 1 गया 3, 8 से 4 गया 4, तो ये आ गया आपका 3। कैंसिल कर लीजिए अगर कैंसिल हो रहा है यहां पर, तो 7 9 जा 63 और 7 49 पे कटेगा ये, ठीक है। अब यहां पर और कोई कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका 2156 अपॉन 9 मीटर स्क्वायर। पॉइंट में निकालना चाहो बेटा निकाल सकते हो, आपका ये वो वाला एरिया निकल गया जो एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका जो है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन था 37 वाला। समझ आया सभी को? इजी था, मुश्किल नहीं था, बस चीजें थोड़ी सी फालतू पूछ लेते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्वेश्चन में जो है बच्चों एक रिकॉर्ड आपके सामने रखा गया है, यानी कि कोई जो है ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह होते हैं जहां ब्लड जो डोनेट करते हैं लोग, उसका ये रिकॉर्ड है 2023 का रिकॉर्ड है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। तो इसमें बताया गया है यहां पर कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जिन्होंने ब्लड दिया, तो ओ नेगेटिव वाले X% थे, ये परसेंटेज में है, और जो ये आपके और पॉजिटिव वाले वो 30% थे। ए की बात करूं तो ए ब्लड ग्रुप वाले ए नेगेटिव जिन्होंने ब्लड दिया 8% थे, ए पॉजिटिव 24% थे। बी ब्लड ग्रुप देने वाले जो थे, ब्लड ग्रुप वाले जो लोग थे जिन्होंने ब्लड दिया, वो बी नेगेटिव 6% थे, बी पॉजिटिव 18% थे, ए बी नेगेटिव ऐसे ही जो है 1% थे, और ए बी पॉजिटिव आपके 3% थे। तो इस रिकॉर्ड को देख के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सामने देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है बच्चों वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स आपको बतानी है, ये एक्स की वैल्यू क्या है। तो बच्चों आपको पता है जब कभी भी हम कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो उसको हम हमेशा एज आ 100% के हिसाब से करते हैं कि इतने परसेंट बच्चे अबो एवरेज है, इतने परसेंट बच्चे एक्सीलेंट है, इतने परसेंट बच्चे एवरेज है, इस तरीके से करते हैं ना, क्लास के अंदर भी होता है रिकॉर्ड। तो ऐसे ही जब ये रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है तो इन सबका सम कितना है 100%। कितना है 100%। तो इसका मतलब अगर बच्चों मैं यहां पर x के साथ प्लस करूं 30 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 3, चेक कर लेते हैं x 30 8 24 6 18 1 3, तो कुल मिला के 100% ही तो आएगा बच्चों, आएगा नहीं आएगा? प्लस कर लेते हैं, x का x आ गया आपका, ये आ गया 3 4 4 and 8 12 12 and 6 18 18 and 4 22 22 and 30 30 30 and 0 30 and 0 यानी कि 30 30 की 0 आ गई, कैरी 3, अब 3 आ गया तो 3 4 5 6 6 और 3 9, ये आपका आ गया, तो इक्वल्स टू 100। और बेटा यहां पर x को मैं यहीं रखता हूं, 190 राइट साइड जाके माइनस हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 10% इसकी वैल्यू आई है, आंसर आया है। एक बार मैं आंसर चेक करना चाहूंगा तो 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। सही है, बिल्कुल चेक किया आप लोगों ने, ओके ठीक है। तो अभी हम आप आ जाते हैं सेकंड वाले बेटा पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट में जो बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सिलेक्टेड अ पर्सन हैज अ रेशियस नेगेटिव। हमने इनमें से कोई भी एक बंदा सेलेक्ट किया रैंडमली, बिना देखे हुए, मेरा ध्यान पीछे नहीं था, बस मैंने उंगली रख दी कि ये बच्चा ये बंदा सेलेक्ट करो, ठीक है। तो जो उन्होंने सेलेक्ट किया है ये पर्सन वो रेशियस नेगेटिव है, यानी कि जो बच्चा सेलेक्ट किया गया है वो नेगेटिव टाइप का ब्लड ग्रुप है उसका। तो बेटा नेगेटिव टाइप तो यहां पर ए का भी है, ओ का भी है, ए का भी है, बी का भी है, ए बी का भी है।
तो इसका मतलब कोई भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी में। तो हम नेगेटिव वाले में देखेंगे, ये आपका x था तो x में 10% निकाल चुका हूं, तो ये प्लस कर लेंगे हम 10 और 8 18, 18 और 6 बच्चों 24, 24 एंड 1 25। यानी कि अगर सेकंड पार्ट में मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं इसकी नेगेटिव रेशस की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25%। तो बेटा जो परसेंट होता है उसके अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो अपॉन में क्या लगेगा 100, और जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये 1/4, तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1/4। क्वेश्चन आया समझ में? ओके, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं बेटा। थर्ड वाले पार्ट के अंदर ए पार्ट है बच्चों इसका, अब ध्यान से देखना। थर्ड वाले पार्ट में जो ए पार्ट है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड रेशियस पॉजिटिव बट नाइदर ब्लड टाइप ए नॉर बी। यानी कि अब जो मैंने पर्सन सेलेक्ट किया है इस टेबल में से वो पॉजिटिव वाला है। कौन से वाला है? पॉजिटिव रेशियस वाला है, लेकिन ना तो वो ए से लिया गया है और ना ही वो बी से लिया गया है। तो यानी कि मैं ए बी को तो देखूंगा ही नहीं, मेरे को ओ और ए भी देखना है सिर्फ। तो ओ में पॉजिटिव वाला 30 है, ठीक है, और ए बी में पॉजिटिव वाला 3 है, तो 30 और 3 33। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी जो आप निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी किसकी? पॉजिटिव रेशस की, नॉर ए, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए एंड नॉर बी। ये क्वेश्चन में बोला गया था कि ना तो ए में से लेना और ना बी में से लेना, लेकिन पॉजिटिव वाले लेने हैं। तो पॉजिटिव मैं आपको बता चुका हूं 33% है बेटा, परसेंट मैंने हटाया तो 33/100, ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी है। आ गया समझ में? इजी है क्वेश्चन। इसी का अगर मैं बी पार्ट देखूं थर्ड का, तो थर्ड का जो बी पार्ट है बच्चों, थर्ड का बी पार्ट के अंदर बताया गया है कि पीपल, जो ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसको बोला जाता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। यानी ए बी वाला जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ओ से भी, ए से भी, बी से भी। ओके, और जो आपके ओ नेगेटिव वाले होते हैं, जैसे ये ओ नेगेटिव वाले, ये होते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव ब्लड जो है आप किसी को भी चढ़ा सकते हो, इनमें से अगर ब्लड की जरूरत है तो सभी को दे सकता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है यहां पर कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टेड अ पर्सन। मैंने एक पर्सन सिलेक्ट किया है, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है अगर वो पर्सन नाइदर यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यानी कि वो पर्सन ये नहीं हो सकता यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है, वो पर्सन ए बी पॉजिटिव नहीं हो सकता, और ना ही वो यूनिवर्सल डोनर है, ना ही हमें ये लेना है। तो मेरे को ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, बाकी बचे हुए सारे हम ले सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इसकी नाइदर यूनिवर्सल रिसिपिएंट एंड नॉर यूनिवर्सल डोनर। समझ आ रहा है क्वेश्चन सभी को? क्लियर हो रहा है? तो आपको ना तो इसमें जो है ये लेना बच्चों जो यूनिवर्सल डोनर है, और ना ये लेना है, तो बीच के लेंगे हम 30, 38, 38 एंड 4 42, 62, 62 एंड 6, 62 एंड 6 68, 68 एंड 76, 86। तो यहां पर ये लो, या इसमें मैं माइनस कर दूं अगर, तो ये 10 और 3 मैंने माइनस कर दिया 13, तो कितना बच गया 87, ठीक है। तो यहां पर 87% जो है आपका आंसर है, और परसेंट अगर मैं हटाऊंगा तो 100 आ गया, ये कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज 87 जो है वो और 100 कैंसिल, ये आप कट नहीं सकते किसी भी एक नंबर से। तो यही आपका आंसर आ गया बच्चों। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो केस बेस्ड स्टडी था, बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर ऐसा आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। बस ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है। कोई डाउट है किसी को? ठीक है बच्चों, हमारा जो सैंपल पेपर नंबर 2 है बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं।
सारी वीडियोस जो है आपको ग्रुप पे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो चैनल पे जाके आप इन वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम से पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।